माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर है हमारे पास में रूरल डेवलपमेंट, उसका रिवीजन करने वाले हैं। रूरल डेवलपमेंट ये हमारे सिलेबस में क्यों आया है? क्योंकि रूरल एरियाज जो है ना अभी तक भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी है। ठीक है, हम मेजर सिर्फ 4 ही डेवलपमेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास में 2 ग्रुप्स के अंदर है। एक है हमारे पास में एग्जिस्टिंग चैलेंजेस या फिर हम बोल सकते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस जो एट प्रेजेंट है, और एक है हमारे पास में एमर्जिंग चैलेंजेस जो कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा चैलेंज बन जाएगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग चैलेंज के अंदर हमारे पास में 2 चीज़ें, एक है हमारे पास में रूरल क्रेडिट और दूसरा है रूरल मार्केटिंग। एंड एमर्जिंग चैलेंजेस के अंदर है हमारे पास में डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एग्जिस्टिंग चैलेंजेस से। उसके अंदर रूरल क्रेडिट है। रूरल क्रेडिट क्या होता है? रूरल एरियाज के अंदर उधार मिलना। ठीक है, जैसे लोन, क्रेडिट पे पैसा मिलना, उसको हम बोलते हैं रूरल क्रेडिट। ठीक है, फार्मर्स को, जो भी मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनकी 3 तरह की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती है। उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट नीड्स होती है वो होती है 12 महीनों तक के लिए, अप टू 12 महीने, 0 से 12 महीनों के लिए। ठीक है, मीडियम टर्म जो होती है वो 1 साल से लेके 5 ईयर्स तक होती है, एंड जो लॉन्ग टर्म होती है वो 5 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स तक के लिए क्रेडिट लिया जाता है। शॉर्ट टर्म के अंदर फार्मर किस तरह का क्रेडिट ले सकता है? तो जैसे अपने पास में जो शॉप्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनसे वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स वगैरह ये सब परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना वो क्या करेंगे? उधार में ले लेंगे। उनको बोल देंगे कि भाई जैसे ही हमारा हार्वेस्ट होगा हम आपको पैसा चुका देंगे। तो इस तरह की क्रेडिट्स जो होती है वो जनरली जो ट्रेडर्स से लेते हैं वो होती है हमारे पास में शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, सेकेंड हमारे पास में आता है मीडियम टर्म क्रेडिट। इसके अंदर क्या आता है? जैसे अगर आपको कोई मशीन परचेज करनी है, आपको बाउंड्री बनवानी, फेंसेस बनवानी है फील्ड के ऊपर, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता है। तो इस तरह के जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है हमारे पास में 1 से 5 साल के लिए। इसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट। लास्ट है हमारे पास में लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अगर हमें कोई ज़मीन खरीदनी है, हमने लैंड परचेज कर लिया, फिर घर में कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल है, या फिर मान लो कि घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है, तो उस केस के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो उस केस के अंदर लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती है, जो होती है 20 सालों तक के लिए, 5 साल से लेकर 20 साल तक। अब ये जो क्रेडिट है ना, ये कहाँ से मिलेगा? उसके 2 सोर्सेज है हमारे पास में, एक है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? जहाँ पे प्रॉपर बैंक्स नहीं है। ठीक है, जैसे जो लेंडर्स होते हैं, जो जमींदार्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, एंड जो हमारे पास में मनी लेंडर्स होते हैं, जो सेठ जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो पैसा लेंड कर देते हैं। ठीक है, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, इस जगह पे एक्सप्लोइटेशन बहुत ज्यादा होता है। शुरू के 5 ईयर प्लान्स तक अराउंड यहाँ पे 93% जो क्रेडिट था ना वो पूरा का पूरा यहीं से जाता था, एंड ओनली फॉर 7% यहाँ जाता था शुरू के 5 ईयर प्लान्स के बाद। उसके बाद में धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज है उसका वहाँ पे प्रमोशन होने लगा, एंड अभी अराउंड 66% तक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ है, और बाकी अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर हमारे पास में 4 चीजें हैं: गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, और एक है हमारे पास में नाबार्ड। गवर्नमेंट कैसे करती है? तो गवर्नमेंट जो है ये अलग अलग पॉलिसीज वगैरह, स्कीम्स वगैरह लेके आती है, उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? सोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती है? जहाँ पे बहुत सारे छोटे जो फार्मर्स है वो सब मिल जाए, और मिल के क्या करे? जो थोड़ा थोड़ा सब सेव करे उसके अंदर। ठीक है, एक पूल, मतलब सबके सब क्या करे? फंड्स को पूल करे, मतलब सबके सब थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसके अंदर डाले, फिर जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम रेट पे, कंसेशनल रेट पे क्या करते हैं? वो ग्रांट कर देते हैं। थोड़ा सा फास्ट मैकेनिज्म होता है, पेपर फॉर्मेलिटीज कम होती है, क्योंकि आप उसके मेंबर होते हो, सब आपको जानते हैं, तो आपको लोन बहुत इजीली मिल जाता है। ये बहुत अच्छा चलन में भी है। ठीक है, इसके बाद में कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक एसबीआई वगैरह ये सब भी रूरल एरियाज के अंदर अभी सेटअप होने लगे। कमर्शियल बैंक भी अभी लोन इजीली वहाँ पे प्रोवाइड करती है। पेपर फॉर्मेलिटीज डेफिनेटली वहाँ रहती है, कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होती है, बट फिर भी रूरल क्रेडिट थोड़ा सा कमर्शियल बैंक्स के आने की जैसे क्या हो गया, थोड़ा ईजी हो गया है। इसके बाद में रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये ना रीजन वाइज ये बैंक्स बने होते हैं, जैसे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जो पब्लिक बैंक्स होते हैं, वैसे तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया वैसे होते हैं, लेकिन ये कुछ रीजन्स के हिसाब से बनाए जाते हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज बना दिए बैंक्स। ये पर्टिकुलरली रूरल क्रेडिट को और ईजी करने के लिए बनाए गए। ठीक है, लास्ट है हमारे पास में नाबार्ड। ये कब सेटअप हुआ था? ये 1982 के अंदर सेटअप हुआ था। ये एपेक्स बैंक है, हम बोल सकते हैं ये एपेक्स इंस्टीट्यूट है फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ठीक है, यही क्या करता है? इन सब को क्या करता है? रेगुलेट करता है, इन सबको गाइड करता है। नाबार्ड ही सबसे जो है एक तरीके से अलाइनमेंट रखता है, सबसे कोऑर्डिनेट करके चलता है, फीडबैक्स लेता है, फॉलोअप लेता है, सब कुछ ये काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। ठीक है,
इसके बाद में हमारे पास में है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, मतलब कि गवर्नमेंट और भी थोड़े इस अलग अलग तरीके की क्या करती है, क्रेडिट ग्रांट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉप्स के लिए फंड दे देगी कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कर देगी, ठीक है, आपको शॉप्स के लिए फंड प्रोवाइड कर देंगे। अलग अलग स्कीम्स के अंदर, अलग अलग पॉलिसीज के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह के माइक्रो क्रेडिट मतलब स्मॉल स्मॉल लोन्स जो है वो प्रोवाइड कर देती है। इसके बाद में है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम बोलते हैं एसएचजीज। एसएचजीज क्या होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आप ग्रुप बना रहे हो और वो ग्रुप अपने आप ही मतलब आपस में ही सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। इसको हम ये एक तरीके से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की तरह ही चलता है। इसके अंदर ना जनरली जैसे वुमेन्स है तो बहुत सारी वुमेन्स क्या करेंगी ना, सेव करके एक मतलब सब मिल जाएगी, ग्रुप बना लेगी, फिर वो सेविंग्स करेंगे। उस सेविंग्स में से जिसको जैसे जैसे नीड है वो आपस में उनको क्या कर देगी, ग्रांट कर देगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना, अराउंड अभी फिलहाल हम बोल सकते हैं 6 करोड़ से भी ज्यादा वुमेन्स इसके अंदर एंगेज है एंड अराउंड 54 लाख 54 lakhs एसएचजीज क्या है, स्टेब्लिश्ड है। ये फिगर्स आपको याद नहीं रखने होते हैं, अगर आपको याद रहता है तो बहुत बढ़िया। एंड इसके बाद में यहाँ पे एसएचजीज जो होता है ना, इनको प्रमोट करने के लिए CISF है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। ये गवर्नमेंट का एक सपोर्ट फंड है जो क्या करता है, इस तरह के जो एसएचजीज उनके अंदर फंड्स इन्वेस्ट करता है ताकि यहाँ पे जो भी इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड और इम्प्रूव किया जा सके। ये है हमारे पास में रूरल क्रेडिट का। यहाँ पे ना एक और चीज है कि ये इतना अच्छा प्रमोट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी ना अभी भी लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे क्यों जा रहे हैं, इसमें कुछ डेफिशिएंसीज रह गई है। और वो डेफिशिएंसीज क्या रही है, पहली चीज तो ये कि अभी भी जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, अब जो बिल्कुल ही लैंडलेस फार्मर्स उनको पैसा कहाँ मिलेगा, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास ही जाने वाले हैं। सेकेंडली हम बोल सकते हैं यहाँ पे ना एक चीज चलती है, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म में क्या होता है ना, जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करती है ना कि उनको एक बार का जैसे प्रॉमिस कर देती है कि हम आपको इस तरीके से आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, आपको हम फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपको इस तरह से हम फंड्स देंगे। और वो मतलब इस तरह के प्रोमिस कर देती है सिर्फ और सिर्फ कुछ वोट्स के लिए, एंड उसके बाद में ना वो कंटिन्यू नहीं रहता है। नेक्स्ट 5 years तक अगर वो कंटिन्यू नहीं रहता है तो फिर वो क्या करेंगे, वो लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ ही चले जाएंगे। और दूसरी चीज, लोगों के अंदर जो है वहाँ पे रूरल एरियाज के अंदर अभी भी सेविंग्स की वो हैबिट नहीं है, ठीक है। मतलब सेविंग्स करते हैं भले ही वो, पर वो बैंक्स के अंदर सेविंग्स अभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर वो बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर बैंक आगे क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेगा, और क्रेडिट क्रिएशन नहीं करेगा तो फिर ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वहाँ पे रन कैसे कर पाएंगे। तो ये कुछ 2-3 डेफिशिएंसीज है जो रूरल क्रेडिट में अभी भी क्या है, एग्जिस्टिंग है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में सेकंड जो एग्जिस्टिंग चली जाता है वो है रूरल मार्केटिंग। सबसे पहले चीज, रूरल मार्केटिंग ना नाम से ऐसा लग रहा है कि जो भी रूरल एरियाज के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको सेल कर देना, नहीं। रूरल मार्केटिंग के अंदर आपके पास में हार्वेस्ट से लेके सेल तक का सारा ही प्रोसेस, सारे जो स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा कंसिडर होता है। जैसे सबसे पहले हमने हार्वेस्ट किया, उसके बाद उसको हम असेंबल करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसको हम प्रोसेस करेंगे, उसको अलग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम उसको ग्रेडिंग करेंगे, क्वालिटी वाइज ABC ग्रेड उसमें हम डाल देंगे, फिर उनका हम पैकेज, उसको पैक करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। मतलब कि हार्वेस्टिंग से लेके फाइनल सेल तक, बिटवीन हार्वेस्टिंग टू फाइनल सेल जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस ही रूरल मार्केटिंग के अंदर आता है, ठीक है। सिर्फ फाइनल सेल नहीं, पूरा प्रोसेस ही क्या होता है हमारे पास में रूरल मार्केटिंग के अंदर कंसिडर हम करते हैं। इसके बाद में इसके अंदर है कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं रूरल मार्केटिंग के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या कि रेगुलेटेड मार्केट्स बना दिए, जैसे मंडीज वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे ना गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं जो सुपरवाइज करते हैं कि कहीं पे किसी तरह का एक्सप्लोटेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर बहुत कम रेट पे तो कोई सामान नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो रेगुलेटेड मार्केट्स है बहुत बेटर ऑप्शन है, फार्मर्स यहाँ आके सेल कर सकते हैं। सेकंड, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब रोड्स वगैरह बना दिए ताकि गाँव से आप शहर में आके क्या कर सकते हो, इजीली आपको ट्रांसपोर्ट मिल गया, प्रॉपर रोड्स बना दिए, मतलब जो रोड्स है वो गाँव से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो वो वहाँ से ना इजीली लेके आ सकते हैं अपना प्रोड्यूस, 10-15 किलोमीटर दूर जाके अगर उन्हें लुक्रेटिव प्राइसेस मिल रही है, मतलब अट्रैक्टिव हायर प्राइसेस अगर उन्हें मिल रही है तो वो वहाँ जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है, उनको प्रमोट करती है गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ में क्या होता है ना, बहुत सारे जैसे फार्मर्स मिल गए, तो अगर बहुत सारे फार्मर्स
मिल के कोई चीज़ सेल करेंगे तो उनके पास में प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर वो कोई चीज़ खरीदने भी जा रहे हैं तो भी उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। तो मतलब इनपुट के केस में हो सकता है कि उनको फैक्टर इनपुट्स कम दाम में मिल जाए, और सेल करते टाइम पे भी क्योंकि उनके पास में बार्गेनिंग पावर अच्छी है, बहुत सारे फार्मर्स मिल चुके हैं, तो उस केस के अंदर सेल करते टाइम भी हो सकता है उनको प्राइसेस ज़्यादा मिल जाए। तो इस तरह की जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे बहुत सारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं, इसको भी गवर्नमेंट प्रमोट करती है। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बना रखी है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब अगर आपका जो भी प्रोड्यूस है वो कहीं पे भी अगर नहीं सेल आउट हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको परचेज कर लेगी उस मिनिमम प्राइस पे। अगर उससे ज़्यादा में सेल हो रहा है तो आप वहाँ जाइए, वहाँ सेल कर दीजिए, लेकिन अगर उससे कम में सेल हो रहा है तो आप वहाँ पे नहीं देके गवर्नमेंट को सेल कर दो। गवर्नमेंट उसका क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट खरीदती है वो गवर्नमेंट के लिए बफर स्टॉक हो गया। अब गवर्नमेंट उसको या तो इमरजेंसीज के केस में, इन केस ऑफ फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ड्रॉट्स, इस तरह की जो सिचुएशंस आ जाती है उस इमरजेंसी में उसको काम में लेती है, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, राशन शॉप्स होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये कुछ मेजर्स है जो गवर्नमेंट ने रूरल मार्केटिंग के लिए ले रखे हैं। इसके अलावा ना एक ऑल्टरनेटिव चैनल भी है, अभी बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग में नहीं आया, बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं आया, लेकिन फिर भी काफ़ी अगर अच्छा वो सेटअप हो गया तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो है कि जो फार्मर्स है ना वो डायरेक्टली सेल कर दे किसको, कस्टमर्स को। अगर ऐसा पॉसिबल है, जैसे छोटी छोटी जगह तो होने लगे, जैसे सब्जी मंडी है तो सब्जी मंडी में ना आपको ट्रेडर्स भी मिलेंगे जो कि बड़ी वाली जो सब्जी मंडी होती है वहां से खरीद के लाके बेच रहे हैं, और डायरेक्ट भी मिलेंगे जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फार्म से सीधा सीधा जितनी भी जो सब्जियां ग्रो होती है उसको सीधा वो खुद लाके सेल करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। या तो वो डायरेक्ट सेलिंग करे, या फिर क्या करे, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है जैसे मान लो रिलायंस है, वो क्या करती है, वो अभी क्या करने लगी है, वो फार्मर्स को ना सीधा पेमेंट कर देती है, एडवांस में उनको पेमेंट कर दिया, उनको बोल दिया कि ये आपका पेमेंट है, इस साल का जो भी आपका प्रोड्यूस होगा वो आपको हमें देना है। तो उस केस के अंदर क्या होगा ना, फार्मर्स के पास में पहले ही पैसा आ गया, तो फार्मर्स को उधार लेने के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास जाना नहीं पड़ा, और उनके पास में पैसा है, उनको पता है कि उनको उनके पास में पैसे के जो भी उनको सामान चाहिए वो ला सकते हैं, और उसके बाद में जो भी प्रोडक्शन होगा वो सेल वो उनको उनको वो दे देंगे डेफिनेटली। तो अगर इस तरह का कुछ सिस्टम चल जाता है बहुत अच्छा, अगर रनिंग में आ जाता है, इसका एग्जीक्यूशन अगर ढंग से हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है रूरल मार्केटिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आता है एमर्जिंग चैलेंजेस, मतलब आने वाले टाइम में और बड़े चैलेंजेस क्या आ जाएंगे। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब इरिगेशन पे डिपेंड करता है, अगर प्रॉपर बारिश नहीं हुई है तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होता है ना कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, उसके दो तरीके हैं कैसे वो मार्केट रिस्क कम कर सकते हैं। या तो वो क्या करे कि सिंगल क्रॉप ना उगाए, मतलब एक ही लैंड में, अगर हमारे पास में एक लैंड का टुकड़ा है तो उसके अंदर एक क्रॉप ना उगा के वो मल्टी क्रॉपिंग हुए। मतलब हो सकता है कि किसी टाइम पे पर्टिकुलर एक क्रॉप जो है वो खराब हो गई हो तो उसमें नुकसान हो रहा हो, पर जो बाकी अगर हमने दूसरी कोई क्रॉप उगा रखी है तो वो उससे फायदा मिल सकता है, मतलब हम टोटल लॉस में तो नहीं जाएंगे, हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा अगर हम एक की जगह मल्टी क्रॉपिंग उसके अंदर करें तो। और दूसरी चीज़ है, हम हमारी एक्टिविटीज़ को मतलब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाए फार्मर्स। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक फार्मिंग कर ले आप, काउस बफेलोज ये सब रखो, उनका मिल्क सेल करो आप। ठीक है, आप हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो। तो दूसरा जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है आप उसके अंदर इंगेज हो जाओगे, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा, जो आपका मार्केट रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, आपको डाइवर्सिफाई करना है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को, मतलब आपको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर और दूसरे जो तरीके हैं उनको भी अपनाना है। यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज़ तो हमारी मार्केट रिस्क कम हो जाती है। इसके बाद में है और कौन सी एक्टिविटीज है, तो एक है हमारे पास में एनिमल हस्बेंड्री, मतलब लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग जिसमें काउस बफेलो शीप्स आप ये सब रखते हो, एंड उससे आप क्या करते हो, अर्न करते हो। ठीक है, उनका मिल्क सेल करके एंड उससे आप अर्न करते हो, वो है हमारे पास में एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसके बाद में है फिशरीज पिसिकल्चर, मतलब फिश फार्मिंग। ठीक है, इसके बाद में है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करना, आजकल काफ़ी चलन में भी है। एंड इसके अंदर ना गोल्डन रिवोल्यूशन हुआ था, ये आपको याद रखना है। गोल्डन रिवोल्यूशन कब हुआ था, 1991 से लेके 2012 तक ये चला था हमारा गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन के अंदर क्या था कि ये जो इनका प्रोडक्शन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, एंड इवन हनीज का, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गोल्डन रिवोल्यूशन। इसके बाद में हमारे पास मतलब सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के अंदर क्या आता है, सिल्क फार्मिंग, मतलब सिल्क वॉर्म्स से अपन क्या कर रहे हैं, उससे फार्मिंग कर रहे हैं, उससे अर्न कर रहे हैं हम। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक है हमारे पास में इन्फो कायोस्क एंड एक है एग्री कायोस्क। इन्फो कायोस्क क्या होता है,
डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं, वो हमें डिस्प्ले कर रहा होता है कि ये B2, मतलब यहाँ पे सब कुछ आपको डिस्प्ले वहाँ पे मिल जाता है, ऊपर बोर्ड्स लगे होते हैं। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम इन्फोकायोस्क बोलते हैं। उसी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर IT सेक्टर क्या कर रहा है ना, इस तरह के इन्फोकायोस्क सेटअप कर रहा है, जिसके अंदर ना आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह के सीड्स आपको चाहिए, किस तरह के पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यहाँ पे लगेंगे, कितना इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है, सारी चीजें आपको वहाँ पे इन्फोकायोस्क के अंदर वो डिस्प्ले करते हैं, वो बताते हैं। दूसरा है एग्रीकायोस्क। एग्रीकायोस्क के अंदर भी क्या होता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब आपको एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सीड फर्टिलिटी, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है आपको, वो सारी चीजें यहाँ पे एग्रीकायोस्क के अंदर आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, कितना फर्टिलाइजर लगाना है, कितना इरिगेशन देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। लास्ट हमारे पास में है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, एक हमने पढ़ा था HYV सीड से जो हम फार्मिंग करते हैं। ठीक है, उसके अंदर तो क्या होता है ना, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम इस तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स HYV टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होते हैं वो बहुत ही नुकसान करते हैं। ठीक है, वो इतना उससे जो भी प्रोडक्शन होता है, वो फूड भी उतना टेस्टी नहीं होता है, ना ही वो हेल्दी होता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स मिले हुए होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इस तरह का कुछ भी चीज नहीं होता है। HYV टेक्नोलॉजी के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे ना जो सारा प्रोडक्शन होता है ना, वो उन फर्टिलाइजर्स की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कंटिन्यू करते हैं तो उससे क्या होता है ना, जो सॉइल की फर्टिलिटी पहले डैमेज हुई थी ड्यू टू HYV टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे पहले वो रीगेन होगी। ठीक है, उसके बाद में ना उसको वो मेंटेन करके चलेगी, मतलब वापस से सॉइल फर्टिलिटी खत्म नहीं होने देगी, एंड उसके बाद में वो उसको एनहांस भी करेगी। अगर हम कंटिन्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो 3 चीजें होगी इसके अंदर, पहले वो रीस्टोर करेगी उसको, फिर वो उसको मेंटेन करके चलेगी, एंड उसके बाद में एनहांस भी करेगी। ये तीनों वर्ड्स ना आपको याद रखने चाहिए। मतलब मान लो सॉइल है, यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई है, तो पहले तो वो उस फर्टिलिटी को लेके आएगी, फिर वो उसको मेंटेन करके चलेगी, उसको वापस से नीचे नहीं जाने देगी, उसको खत्म नहीं होने देगी, एंड उसके बाद में उसको और एनहांस कर देगी। ठीक है, ये कौन करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना के रखती है। ठीक है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करें, तो क्योंकि यहाँ पे ना डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये जो है ये डिस्कार्ड करता है, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज होता ही नहीं है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, एंड पेट्रोलियम जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये क्या करता है, ये डिस्कार्ड करता है। वैसे भी वो नॉन रिन्यूएबल है, जल्दी पेट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें वो खत्म हो जाएगी, तो ठीक है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें। सेकंड चीज़ है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ऑब्वियसली हमने देख लिया कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो क्या करती है, रीस्टोर कर रही है, मेंटेन कर रही है, एनहांस कर रही है सॉइल फर्टिलिटी को, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रख रही है, तो यहाँ पे वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ हमारे लिए। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी को लंबे समय तक बना के रखेगा, एंड हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड, हमें हेल्दी और टेस्टी फूड मिलेगा। एंड लास्ट है इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, HYV टेक्नोलॉजी तो काफ़ी महंगी है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर तो जो अपना बायो कंपोस्ट है उसी से ही सारा काम हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ना प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना HYV टेक्नोलॉजी से होता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जो ऑर्गेनिक फूड है, वो कंपेरेटिवली काफ़ी महंगा सेल आउट होता है। 10 गुना से लेके हम बोल सकते हैं 100 गुना ज़्यादा भी महंगा होता है कंपेयर टू जो HYV टेक्नोलॉजी से जो फूड बना है। और जिस तरह से बीमारियां हो रही है, तो लोगों का आने वाले टाइम में ना ऑर्गेनिक फूड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, वो डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन उस वक्त उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी, इसलिए इनकी प्राइसेस जनरली काफ़ी हाई रहती है। ये चैप्टर था हमारा रूरल डेवलपमेंट, दैट्स इट। आने वाले वीडियोस के अंदर हम बचे हुए सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हाँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।